नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे दोस्तों, जितने ज़्यादा लोग देखने का प्रयास करेंगे, उतना हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो आपको रोज़ाना महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड कराता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो से जुड़ते हैं और प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के पुराने प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, एंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति और ठक्कर समिति। तो जिस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था, वह क्या था? स्वर्ण सिंह समिति। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी टू सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? ऑप्शन क्या है? निम्नलिखित में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस प्रकार से होता है, जिस प्रकार का होता है, वह है दोस्तों अप्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी टू डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षता भाग नहीं लेती। चलिए आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने गए सदस्य, राज्यसभा के चुने गए सदस्य, विधानसभा के चुने गए सदस्य, विधान परिषद के चुने गए सदस्य। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव मंडल के जो सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं? लोकसभा के चुने गए सदस्य, राज्यसभा के चुने गए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य। पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही कहाँ पे मिलेगा आपको? सी पे मिल रहा है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। आपके ऑप्शन है वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे भी राज्य विधानमंडल के निचले क्षेत्र में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन के सदस्य को राज्य विधानमंडल में चरण के सदस्य प्रश्न क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता, वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे भी राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन के सदस्य हो। चौवन के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। यदि मुख्यमंत्री सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद, एक तरफ विषय दिया हुआ है।
अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायत गठन से। 41 का संबंध है काम करने का अधिकार। 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो 1, 2, 3, 4 कहाँ पे दिया हुआ है? ए पे दिया हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक, दोस्तों निर्देशक नहीं निदेशक होगा, इसको भी ठीक कर लेते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 41। तो जो अनुच्छेद 51 है प्यारे दोस्तों, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो आपके अनुच्छेद ए हो जाएगा, यानी 51, अनुच्छेद 51 कहाँ पे दिया हुआ? ए पे। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ। अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ 40वें संशोधन में, 42वें संशोधन में, 43वें संशोधन में या 44वें संशोधन में? फटाफट से आंसर दीजिए। तो संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों, और वो कौन सा हो जाएगा? 42वें संशोधन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह था 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित किया गया। इस समय इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात है, अधिनियम के कारण इसकी स्थापना की गई। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये स्थापित कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 1926 में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित, माफ़ कीजिएगा, मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, इस विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो मैंने कौन सा कथन सही है? तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक नागरिक में मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। तो एक नागरिक में मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? वो है अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। जितने ज़्यादा आप प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं उतने ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों तक पहुँचते हैं। तथा आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करना तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और प्ले लिस्ट में जा कर के आप और प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं।
अनुच्छेद 51 का प्रत्येक भारतीय नागरिक के 10 कर्तव्यों की व्याख्या करता है। प्यारे दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A जोड़कर मूल कर्तव्यों को संयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वैसे कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थान स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। राष्ट्रीय महत्व के स्थान व स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य 3 विकल्प क्या है? मौलिक कर्तव्यों के भाग हैं। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से या निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वन्य प्राणी। तो निम्न में से जिस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है वो है वन्य प्राणी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? डी। टू डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी करनी चाहिए, भी सही है। उसे संसद के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो तीनों ही कथन उसमें होने चाहिए। तो तीनों कथन कहाँ मिलेंगे आपके? ये तीनों कथन आपने पढ़े। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए लेकिन जन्म से जरूरी नहीं है, ठीक है। जन्म का नागरिक जरूरी नहीं है, तो इससे पहला क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, सही है। संसद के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया क्योंकि उसमें लोकसभा के सदस्य होने की होनी चाहिए। आपके केवल दूसरा सही है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक संसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पहले उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपने सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा के सदस्य नहीं। एक संसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। टू सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। दोस्तों, एक्ट 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। टू सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, और ये है एक्ट 61 यानी कि अनुच्छेद 61 के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 356 के द्वारा, अनुच्छेद 75 के द्वारा, अनुच्छेद 76 के द्वारा, अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ये चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। टू डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
राष्ट्रपति को महाभियोग का रूप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो राष्ट्रपति को पर महाभियोग लगाया जा सकता है संसद के किस सदन द्वारा? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी टू सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री का कैबिनेट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? आपके ऑप्शन है भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी टू सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, संसद में। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां इसमें निहित है, वो राष्ट्रपति में है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी टू सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111। तो अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या स्वीकृति रोक सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 111 जी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? कथन क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो पूर्व में से सही उत्तर क्या होगा? ये होगा वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो पहला तीसरा कहाँ पे दिया हुआ है? सी पे दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर विधेयक और दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो था भारतीय डाकघर विधेयक। क्या आंसर हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाते शीशे तलाश कर। तो दोस्तों शानदार मेहनत के साथ, लगन के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ नए श्रृंखला में। तब तक जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।